हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक नया वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे समझना, इसके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये आपके सिलेबस में सिर्फ आपको आज काम नहीं आने वाला। आप आगे की स्टडीज़ भी करेंगे ना, फर्दर स्टडीज़ करेंगे, वहाँ पे भी आपको काम आने वाला है। ठीक है। वीडियो को मैंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक जो पार्ट्स है बेटा, उसमें सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, और जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में मैंने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो ये जो पार्ट 1 का वीडियो है, इसे अगर आप अच्छे से सुनते हैं, ध्यान से करते हैं, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ है ही नहीं एक्चुअल में, लेकिन आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। अगर वीडियो को पूरा एंड तक बने रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं से भी ये नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया या आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है। तो बेसिकली इशू ऑफ डिबेंचर कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो, कंपनी को जब भी कभी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जब कंपनी को कभी अपना फंड रेज करना पड़ता है, तो कंपनी सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल के पास जाती है। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू करती है, इक्विटी शेयर इशू करती है। जब कंपनी ये इशू कर लेती है ना, इसके बाद जो ऑप्शन आता है डिबेंचर इशू करने का। कंपनी डिबेंचर भी इशू करती है क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर से या फिर प्रेफरेंस शेयर से कंपनी की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती। ठीक है। और पैसा पाने के लिए और फंड रेज करने के लिए कंपनी को डिबेंचर इशू करना पड़ता है। ठीक है। जैसा आपने इक्विटी शेयर इशू किया, जैसे आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, मार्केट में आपको पैसे आ गए, वैसा डिबेंचर भी इशू होता है, आपके पास पैसे आते हैं। ठीक है। लेकिन दोनों में थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हो इन्वेस्टर्स को, जब आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो इन्वेस्टर्स को, तो बदले में कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ता है। किसको? इन्वेस्टर्स को पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब डिबेंचर इशू होता है, जब डिबेंचर कंपनी इशू करती है, तो कंपनी को कोई डिविडेंड नहीं पे करना पड़ता, कंपनी को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि एक लोन की तरह हो गया। ठीक है। जैसा लोन पे इंटरेस्ट होता है, वैसा यहाँ पे भी इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं डिबेंचर्स के बारे में, पूरी तरह क्या होता है। ठीक है। डिबेंचर बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी जो होती है वो अपने इन्वेस्टर्स को देती है। देखो, हर कोई डिबेंचर नहीं पा सकता। ठीक है। जिसके पास पैसे हैं वही डिबेंचर परचेस कर सकता है, अदरवाइज हर कोई डिबेंचर तो परचेस नहीं कर सकता। ठीक है। तो लेट स्टार्ट। मीनिंग की अगर मैं बात करता हूँ, ये डिबेंचर जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है, लैटिन, जिसका मतलब था डिबेयर, विच रिफर्स टू बोरो। ठीक है। अ डिबेंचर इज अ रिटन टूल एक्सेप्टिंग अ डेट अंडर द जर्नल ऑथेंटिकेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस. It comprises of an agreement for repayment of a principal after a particular period, or at intermission or at the option of the enterprise, and for repayment of interest at a fixed rate due usually either yearly or half yearly on a fixed डेट्स। देखो, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो लिखा है वो थोड़ा भूल जाओ, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसमें यही लिखा गया है कि ये एक बोरो टाइप का एग्रीमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, कंपनी जो होती है वो बोरो करती है पैसे। किससे बोरो करती है? इन्वेस्टर से। अगर आप इंटरेस्टेड इन्वेस्टर हो, ठीक है, आपके पास बहुत पैसे पड़े हैं, तो आप, ठीक है, ऐसा कंपनी के पास आपको नहीं जाना है, कंपनी खुद सामने से अप्रोच करती है। ठीक है। जो बहुत पैसे वाले होते हैं, बेसिकली अगर डिबेंचर जारी करना होता है, डिबेंचर इशू करना पड़ता है, तो पहचान वाले को लोग देखते हैं पहला कि कोई पहचान वाला है क्या, जो बहुत पैसे वाला हो, जो इंटरेस्टेड हो, कंपनी में पैसा लगाना चाहता हो, तो ऐसे लोगों को डिबेंचर हम लोग चिपका देते हैं, दे देते हैं कि भाई लेके जा। ठीक है। लेकिन डिबेंचर लेने के पहले आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। कंपनी का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार डिबेंचर देने के बाद, है ना, आपने खरीद लिया डिबेंचर, चलो आपने बाई कर लिया कंपनी का, तो कंपनी को क्या है, कंपनी को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है आपको। ठीक है। हर साल या फिर हर 6 महीने में, वो तो डिपेंड करता है कि टर्म्स एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जिस कंपनी का आप डिबेंचर आप परचेज़ कर रहे हो वो कंपनी कैसी है, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर कंपनी बहुत अच्छी है, वेल नोन है, फेमस है, तो आपके पैसे डूबने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कंपनी बेकार कंपनी है तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो आपको ये सब ध्यान देना है। ठीक है। कंपनी भी देखती है कि कंपनी भी ये सोचती है कि मैं अपने डिबेंचर होल्डर को अच्छा परफॉर्मेंस करके दूँ। ठीक है। उनको टाइम टू टाइम उनका इंटरेस्ट पे करूँ। ठीक है। और जब उनका रिडेम्पशन का टाइम आएगा, रिडेम्पशन मतलब कि हमें डिबेंचर के बंदों को उनका पैसा वापस देना है, तो जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा तो हम उनको उनका पैसा रिटर्न भी कर देंगे। तो ये कंपनी भी सोचती है, कंपनी कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, याद रखना। ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन किसके, कंपनी के बीच में और डिबेंचर होल्डर के बीच में एग्रीमेंट होता है कि कंपनी समय समय पे वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते रहेगी। किसको? डिबेंचर होल्डर को, जिसने डिबेंचर को होल्ड करके रखा है।
ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है बाय इशूइंग डिबेंचर मीन्स इशू ऑफ अ सर्टिफिकेट बाय द कंपनी अंडर इट्स सील विच इज़ एन एक्नॉलेजमेंट of debt taken by the company. The procedure of issue of debenture by a company is similar to that of issue of shares. मैंने आपको बताया ना कि जैसा शेयर्स में होता है वैसा ही सब कुछ डिबेंचर्स में भी होता है, ठीक है। इसमें भी कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट देती है जिसको बोलते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट, जो एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट की तरह काम करता है कि हाँ कंपनी ने ये बंदे से इतना पैसा लिया हुआ है, बदले में कंपनी इसको इतना इतना % फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाली है और इतने साल के बाद उसका पूरा पैसा रिटर्न कर देगी। इंटरेस्ट तो कंपनी देने वाली है, हर साल देगी, ठीक है, लेकिन जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा, जब रीपेमेंट का टाइम आएगा, उसका पैसा भी पूरा लौटा देगी। कंपनी तो पैसा यूज़ कर रही है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा मीनिंग के बारे में, ठीक है। डिबेंचर इशू क्यों करना चाहिए? देखो बेसिकली डिबेंचर इसलिए इशू किया जाता है क्योंकि कंपनी की बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर से या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूरा नहीं कर पाता। कंपनी को मान लो बहुत बड़ा मशीन परचेस करना है ना, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो कंपनी क्या करती है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो कंपनी क्या करती है, तब जाके डिबेंचर को इशू करती है। डिबेंचर की याद तभी आती है, ठीक है, जब कंपनी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे पैसे लगाने पड़ते हैं, तो पैसे नहीं होते ना, तो पैसे होने के लिए कंपनी डिबेंचर इशू करती है। यहाँ से डिबेंचर से पैसे आ जाते हैं और फिर कंपनी क्या करती है, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में पैसे लगा देती है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट का जो पैसा रिटर्न आता है, अभी आप प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हो, वहाँ से भी तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा ना, उसी पैसे से कंपनी क्या करती है, उसका इंटरेस्ट पे कर देती है या फिर उसको रीपेमेंट कर देती है, बात खत्म, ठीक है। कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर की बात करूँ, ये आपके थ्योरी में भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना। आपके थ्योरी में दे विल आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, तो इसी तरह से आपको पूरा मेंशन करना है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के हिसाब से डिबेंचर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। जो डिबेंचर सिक्योर होता है उसे बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, और जो डिबेंचर अनसिक्योर्ड होता है उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर मतलब क्या कि सिक्योर डिबेंचर वाले में अगर आप पैसे लगाओगे ना, आपके पैसे डूबेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी उसके बदले में, अगर मान लो अगर ऐसा कुछ हुआ फ्यूचर में कि कंपनी आपको पे नहीं करने वाली, तो कंपनी का कोई भी असेट आप लेके जा सकते हो, क्योंकि आप सिक्योरिटी है, आपके पैसे को कंपनी ने मॉर्गेज के रूप में दिया हुआ है कि भाई अगर आपका पैसा डूबता है ना, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। आप कंपनी का कोई भी एसेट उतनी ही वैल्यू का लेके चले जाना और बेच देना मार्केट में, आपका पैसा आपको रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर में बहुत रिस्क होता है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर में आपके पैसे मिलने के चांसेस थोड़ा कम हो सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कंपनी की ईमानदारी के ऊपर, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। अगर डिबेंचर अनसिक्योर्ड है तो पैसे डूबने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, याद रखना। फिर दूसरे टाइप की बात करूं तो फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ टेन्योर, मतलब पीरियड्स की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। जो डिबेंचर समय पे टाइम आने पे रिडीम हो जाए उसको बोलते हैं रिडीमेबल, और जिस डिबेंचर को रिडीम नहीं कर रहे हैं उसको बोलते हैं इरिडीमेबल, ठीक है। रिडीमेबल मतलब क्या, एक समय के बाद आपको उनका पैसा आपको पे करना पड़ता है, समय आने के पे आपको वो पैसा आपको देना है और देने के बाद आपको वो डिबेंचर रिडीम हो जाता है। लेकिन इरिडीमेबल वाले का जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता, पता नहीं कब रिडीम करेगी कंपनी, नहीं पता, ठीक है। उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि कब रिडीम करेगी, जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी रिडीम कर देगी, हाँ। लेकिन रिडीमेबल वाले में रिडीम करना ही पड़ता है आपको, वो आप कुछ कर नहीं सकते। फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, इसमें क्या होता है कन्वर्टेबिलिटी में कि कंपनी उनके डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अगर कन्वर्टेबल है तो, अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट नहीं करती, याद रखना। कन्वर्टेबल में क्या होता है कि कंपनी सामने से उनके डिबेंचर्स को, ऐसा नहीं, सामने से ऑफर देती है डिबेंचर होल्डर को कि भाई देखो अगर आप चाहो तो आपके डिबेंचर्स को मैं इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो आप पहले तो आप कंपनी के लिए सिर्फ क्या थे बताओ, कंपनी के लिए सिर्फ आप क्या थे कि भाई आपका पैसा इंटरेस्ट देना है, लोन पे करके हटाना है आपको, ठीक है। लेकिन अब कंपनी अगर आपको इक्विटी शेयर होल्डर का ऑफर दे रही है, मतलब आप कंपनी के ओनर बन जाओगे, है ना, तो कंपनी ऐसा लालच देती है कि भाई देखो अगर आप चाहो तो आपके डिबेंचर्स को मैं इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, या तो नए डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकता हूँ बोलो, तो जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा दूंगा, बोलो मंजूर है क्या? तो ऐसा कंपनी का टर्म्स कंडीशन है। अगर आपका डिबेंचर कन्वर्ट होता है तो आप कन्वर्टेबल हो, अगर आपका डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होता तो आप नॉन कन्वर्टेबल हो। मतलब नॉन कन्वर्टेबल को किसी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, कंपनी उनका पूरा पैसा उनको लौटा देती है, भाई अपना पैसा लेके जाओ। लेकिन कन्वर्टेबल में कन्वर्ट होता है अगर आप लोगे तो, ठीक है। फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टाइप के डिबेंचर होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं एकदम, जो जिनका नाम, जिनके लिए अलग से मस्टर बनता है, ठीक है, जिनके लिए अलग से मस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जिनका प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होता है, उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड। बियरर डिबेंचर्स का प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं कि मतलब आपने पैसे उनसे ले लिए,
ठीक है, उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। बाद में जब भी टाइम, इनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता बेसिकली, ठीक है, पर रजिस्टर्ड वाले का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। फिर अगर मैं कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर एक जीरो कूपन, बेसिकली ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बॉन्ड में ये सब आता है, ये जो कूपन रेट है और जीरो कूपन रेट है। अपने में अगर अपने एग्जाम पॉइंट से बात करें तो अपन को चार ही लिखना है बस। एक तो है व्यू ऑफ सिक्योरिटी, एक व्यू ऑफ टेन्योर, एक व्यू ऑफ कन्वर्टिबिलिटी एंड व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये चार ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पांचवा फिर भी आपको बताता हूँ, स्पेसिफिक कूपन रेट में क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। जीरो कूपन में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, मतलब कंपनी आपको डिबेंचर देगी बट आपको कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं पे करेगी। कूपन मतलब वो इंटरेस्ट रेट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आप ये बॉन्ड्स के लिए होता है, ये डिबेंचर्स के लिए, हमारे इंडिया में तो नहीं है, बाहर कहीं होता होगा, ठीक है। ये बेसिकली ये टाइप के जो डिबेंचर्स होते हैं यूएस बेस्ड होते हैं, अमेरिका यहाँ पे होते हैं, अपने इंडिया में सब नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने थियरी पढ़ा, थियरी के बाद अकाउंट्स की बात करता हूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंट्स की बात करता हूँ तो बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज है इसके अंदर, पर बेसिक है, ऐसा नहीं कर पाओगे। अगर आपने 11th 12th में आपने जनरल एंट्रीज किया होगा वही सब यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं बहुत हार्ड है, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो अगर मैं जब डिबेंचर इशू करता हूँ सामने वाले को, डिबेंचर अपने मैं डिबेंचर होल्डर को देता हूँ तो मैं तीन तरीके से उनको देता हूँ, ठीक है। या तो डिबेंचर मैं पार पे दूंगा, या तो प्रीमियम पे दूंगा, या तो डिस्काउंट पे दूंगा, ठीक है। पार मतलब क्या कि अगर एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपया है, एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपये है और मैं सामने वाली पार्टी को 100 रुपये में दे रहा हूँ, ना कुछ ज़्यादा ना कम, सेम वैल्यू पे मैंने उसको इश्यू कर दिया, दे दिया भाई, बोला कि 100 का डिबेंचर है भाई तो 100 में लेके जा, तो उसको बोलते हैं एट पार। वही वहाँ पे लिखा ना, वे डिबेंचर्स आर इशूड एट सेम एज फेस वैल्यू, मतलब जो फेस वैल्यू था उसी पे मैंने इशू कर दिया उसको। प्रीमियम, प्रीमियम में क्या होता है कि मैं 100 की चीज़ को 110 में बेच रहा हूँ प्रीमियम पे, क्योंकि देखो प्रीमियम पे बेचने की नौबत तब आती है जब कंपनी बहुत फेमस होती है और उनके डिबेंचर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब आपके डिबेंचर्स की डिमांड ज़्यादा है, लोग मांग रहे हैं सामने से भाई हमारे अपने कंपनी का डिबेंचर हमें दो, तो जाहिर सी बात है मेरे को तो लालच आएगी ना, मैं क्या करूँगा, भाव बढ़ा दूंगा। तो जब आप डिबेंचर के फेस वैल्यू से ज़्यादा सामने वाले से ले रहे हो तो उसको बोलते हैं डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। तो व्हेन डिबेंचर आर इशू एट मोर देन इट्स फेस वैल्यू, अब जब आप फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, हायर वैल्यू मांग रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। डिस्काउंट मतलब क्या कि आपकी मजबूरी है, आपके पास कोई आ ही नहीं रहा है, कोई कस्टमर आपका डिबेंचर खरीद ही नहीं रहा है, तो आपके सामने मजबूरी है, आपने क्या किया, डिबेंचर्स को कम वैल्यू पे बेच दिया, मतलब 100 के डिबेंचर्स को आपने 90 में बेच दिया, 80 में बेच दिया, तो आपको यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे आपको लॉस होने वाला है। पार पे देखो, जब आपने पार में दिया था, डिबेंचर इशू किया था, आपको ना तो प्रॉफिट हुआ था ना तो लॉस हुआ था। जब आपने प्रीमियम में डिबेंचर इशू किया आपको सिर्फ प्रॉफिट हुआ था, लेकिन जब आप डिस्काउंट में इशू करोगे तो आपको सिर्फ लॉस होगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि आप फेस वैल्यू से कम दाम में बेच रहे हो, दे रहे हो सामने वाले को, ले लो ऐसा करके। नेक्स्ट, ये सेट्स क्रिएट होते हैं जब आप डिबेंचर्स को आप इशू करते हो और रिडीम करने वाले होते हो, तो ये सेट्स क्रिएट होता है, ठीक है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा मदद कर दूंगा ना, आप सारे के सारे अपने आप कर लोगे, मेरी ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सेट्स आपके जब आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना, आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे। आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। फिर लिखा रहेगा इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, मतलब आपने इशू क्या किया, अपने सामने वाले को डिबेंचर इशू किया पार पे और रिडीम करने वाले हो पार पे। रिडीमेबल मतलब करने वाले हो, किया नहीं अभी तक। जैसे ग्रामर बहुत अच्छा है ना, ग्रामर, तो ग्रामर के हिसाब से ही है, पूरा ग्रामेटिकल हर चीज़ है यहाँ पे। आपने इशू कर दिया पार पे, रिडीमेबल एट पार, आप रिडीमेबल पार पे करने वाले हो, अभी तक किया नहीं है। अगर कर दिया होता तो रिडेम्पशन वहाँ पे लिखा होता, क्या होता, रिडेम्पशन, बट आपने रिडीमेबल करने वाले हो, कब करोगे वो पता नहीं है, ठीक है। तो आपने इशू पार पे किया और रिडीमेबल भी पार पे करने वाले हो, ये टर्म्स कंडीशन में पहले से मेंशन होता है। इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, मतलब आपने सामने वाले बंदे को कम में दिया, कम पैसे में, आपको लॉस हुआ, लेकिन आप रिडीम तो पार में ही करने वाले हो, समझ रहे हो, यहाँ पे आपको लॉस होने वाला है। इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, मतलब आपने सामने वाले से ज़्यादा पैसा लिया क्योंकि आपने प्रीमियम पे इशू किया हुआ है, अरे पर रिडीमेबल आप पार में करने वाले हो, मतलब सामने वाले को आप उसका ही वैल्यू दोगे, लेकिन आपको पैसा तो ज़्यादा मिल रहा है ना। जब इशू होगा बेटा ना, ध्यान देना, आपको इशू पे ध्यान देना है कि आप इशू किस पे कर रहे हो, पार पे कर रहे हो, डिस्काउंट पे कर रहे हो, प्रीमियम पे, ये आपको ध्यान देना है। रिडीमेबल का तो आप टेंशन मत लो, जहाँ पे पार लिखा है ना, मतलब सेम वैल्यू रहेगा, चेंज नहीं होगा वो, ठीक है। ये एक बार आप देख लो, इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब आपने सेम वैल्यू पे इशू किया, लेकिन आप प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हो, यहाँ पे आपको लॉस होने वाला है क्योंकि आप सामने वाले से रिडीम करने के टाइम पे उसको ज़्यादा पैसा देने वाले हो। इशू डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट पे इशू किया, रिडीमेबल एट प्रीमियम, यहाँ पे तो आपको डबल लॉस है,
जो 5वां नंबर है वहाँ पर डबल लॉस है। एक तो देने के टाइम पे लॉस हो रहा था और जब आप उनको पे करने वाले हो तभी भी आपको लॉस हो रहा है। इशू मतलब क्या, जब आपने दिया अपनी 100 की चीज़ आपने 90 में दे दिया उसको, ठीक है, 90 में आपने दे दिया। इसके बाद जब पैसा देने की बारी आई तब आप ज़्यादा पैसा उसको दे रहे हो क्योंकि आप प्रीमियम पे आप दे रहे हो उसको, तो यहाँ पे डबल लॉस है। ठीक है, तो आप देखोगे आपको बना समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। इसके जर्नल एंट्रीज आ गए ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। जर्नल एंट्री देखते हैं क्या है। पहला क्या है, व्हेन डिबेंचर आर इश्यू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने डिबेंचर को इश्यू किया पार पे, मतलब सेम वैल्यू पे इश्यू कर दिया और रिडीमेबल आप पार पे कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आपने डिबेंचर को इश्यू किया पार पे और रिडीम भी पार पे करने वाले हो। मतलब जितने दाम में सामने वाले को आपने बेचा है ना, दिया है, इशू किया है, उतना ही पैसा आप उसको रिडीम करने वाले हो। मतलब आपने अपने सामने वाले से 100 रुपये ले लिया इशू करने के टाइम पे, और जब देने की बारी आ गई आप उसको 100 रुपये ही देने वाले हो, उसको आप ज़्यादा कम कुछ भी देने वाले नहीं हो। तो अच्छा है ना, आपको कुछ लॉस इसमें नहीं हो रहा है। तो इसमें 2 एंट्री पास होगी, एक तो इशू की एंट्री अलग से पास होगी और जो रिडीमेबल एट पार है उसकी भी एंट्री अलग से पास होगी। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में 2 एंट्री आने वाली है। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको लिख के आता है कि डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, तो 2 जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। एक तो इशू की, इशू में क्या होगा, आपके पास पैसे आएंगे, आप सामने बंदे को सर्टिफिकेट दे दोगे, है ना, और आपका जो भी एग्रीमेंट रहेगा साइन हो जाएगा, तो सामने बंदा आपको पैसा देगा ना, तो पैसा आएगा तो उससे पैसे की एंट्री पास होगी। देखो मैंने वही लिखा हुआ है, मैंने वहाँ पे एरो बनाया हुआ है, इशू की एंट्री अलग है, रिडीमेबल की एंट्री अलग है। व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है, तो पहला आप इशू करोगे तो पैसे आपके पास आएंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन क्यों होता है, क्योंकि जो बंदा डिबेंचर के लिए अप्लाई करता है उसको ही डिबेंचर मिलता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, अगर आपको डिबेंचर कंपनी का चाहिए ना तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि जिस बंदे ने अप्लाई किया है मैं उससे ही पैसा ले रहा हूँ, तो इश्यू हो गया। फिर रिडीमेबल एट पार की एंट्री पास होगी। रिडीमेबल अभी आपने रिडीम नहीं किया हुआ, रिडीम करने वाले हो, तो रिडीमेबल एट पार की एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जितना परसेंट डिबेंचर रहेगा टू डिबेंचर अकाउंट। जो डिबेंचर आप दिए हो वो 7%, 8%, 9% उसका रेट रहता है, इंटरेस्ट रेट। अगर 10% डिबेंचर है मतलब उस बंदे को आप 10% का इंटरेस्ट पे करोगे। तो वहाँ पे जहाँ पे मैंने डैश किया है वहाँ पे परसेंटेज आना चाहिए, मैंने लिखा नहीं, मैंने ये तो सम करोगे तो सम में लिखा रहेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो याद रखना कोई भी जर्नल एंट्री करोगे 2 एंट्री तो वहाँ पे कॉमन रहेगा। तो कंडीशन 1, ये हम कंडीशन 1 पे जा रहे हैं कि जब डिबेंचर को आपने इशू पार पे किया और रिडीमेबल भी पार पे किया तो 2 एंट्री पास होगी। एक तो इशू की एंट्री अलग रहेगी, एक रिडीमेबल की एंट्री अलग रहेगी। इशू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि पैसे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर रिडीमेबल, याद रखना बेटा कोई भी सम करोगे ना तो डिबेंचर एप्लीकेशन कॉमन है, डिबेंचर एप्लीकेशन सब में डेबिट होने वाला है, सब में डेबिट होने वाला है। देखा जाए तो अगर नेट इफेक्ट मैं पास करूँ, इसका नेट इफेक्ट की बात करूँ तो डिबेंचर एप्लीकेशन दोनों में कट जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन जो यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है ना पहले एंट्री में वो, और दूसरे में देखो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट है, वो दोनों कैंसिल होकर आपको नेट इफेक्ट क्या आएगा पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, आपको नेट इफेक्ट ये आने वाला। लेकिन ऐसा मत करो, 2 एंट्री पास करो, शॉर्टकट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 एंट्री पास करो, इशू की एंट्री अलग से पास करो और रिडीमेबल की एंट्री अलग से पास करो। ठीक है, अभी तक रिडेम्पशन नहीं किया आपने, अब सिर्फ रिडीमेबल आप करने वाले हो फ्यूचर में, इसका मतलब होता है। ठीक है, आपने अभी सिर्फ इसकी एंट्री पास की कि आपके पास पैसा आ गया तो पैसा आपने रख लिया अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। ये 2 एंट्री सब में कॉमन रहेगा। फिर सेकंड देखो, सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सेकंड किसकी बात कर रहा हूँ पता है, मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सेकंड वाले की, ये वाला सेकंड वाला भी बहुत ईजी है, हाँ बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। तो सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है बेटा, क्योंकि आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिया। मतलब ये होता है कि 100 का डिबेंचर्स था, आपने उसको 90 रुपये में दे दिया। जब 90 में दिया, आपके पास पैसे तो कमाने वाले हैं। देखो पैसे तो आएंगे, याद रखना पैसे तो सब में आएंगे। ये जो पहली एंट्री है ना सब कॉमन है सब में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, आपको सब में यही लिखना है। जब भी इशू करोगे ना आपको यही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो लॉस और प्रॉफिट की एंट्री आएगी वो सेकंड टाइम दिखाना है आपको। जब आप मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपको दिखाना है कि भाई देखो मुझे पैसे तो मेरे पास आ रहे हैं, मैंने इशू कर दिया, मेरे पास पैसे आ गए, ठीक है,
और जो ये लॉस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने इशू किया डिस्काउंट पे, तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, 100% आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने 100 की चीज़ 90 में दे दी सामने वाले को, लेके जा पाए तो 90 रुपये में। लेकिन जब आपको देने की बारी आएगी ना सामने वाले को, आप 90 नहीं पूरा 100 देने वाले हो, तो आपको 10 रुपये लॉस तो होने वाला है कैसे भी करके। तो ये आपको देखना है। तो पहला तो एंट्री कॉमन है, जब आप इशू करोगे ना तो एंट्री कॉमन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, वो कभी चेंज ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन सेकेंड एंट्री में आपको लॉस दिखाना है, और याद रखना लॉस हमेशा डेबिट होता है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, आपको याद होगा, तो आपका एक्सपेंस है वो जो आप डिस्काउंट पे इशू किया ना, आपका एक्सपेंस, आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री में देखो कॉमन क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो होना ही होना है, वो पहली एंट्री में आप देखो हुआ था। लेकिन ये जो लॉस हुआ आपको डिस्काउंट वाला, वो भी आपको दिखाना, आपको लिखना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको लॉस हुआ है तो वो डिस्काउंट आपको डेबिट हो जाएगा 2% ऑफ डिबेंचर, जो आपने लिखा था। देखो पहली और सेकेंड एंट्री में एक ही चीज़ कॉमन है, पहला एंट्री दोनों का सेम है इशू का, रिडीमेबल में खाली एक ऐड हुआ है, क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऐड हुआ है डेबिट करके, बाकी सब अपना सेम है, कुछ भी आपको अलग नहीं है बेटा। मैंने क्या क्या सिचुएशन देख के मैंने वो एंट्री पास कर दी, कुछ भी नहीं, खाली थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ वो जो डिस्काउंट है ना, वो जो आपको लॉस हो रहा है, वो खाली एक बीच में घुस गया, बाकी सब पहले की तरह ही था, कुछ चेंज नहीं हुआ था, ऐसा सब रहेगा। अगर मैं थर्ड की बात करूँ, देखो थर्ड में क्या है, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट अ प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, यहाँ पे प्रीमियम पे आपने इशू किया, यहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, फ़ायदा। तो अकाउंट्स में जब प्रीमियम होता है हमें, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या बोलते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपके लिए फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोल सकते, यहाँ पे ये वर्ड प्रॉफिट का इस्तेमाल मत करना, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पहली एंट्री तो कॉमन है, जब आप इशू करोगे तो एंट्री कॉमन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, वो कॉमन है, हमेशा कॉमन रहेगा, वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। बस जो पैसे आपके पास आएंगे, आपको पैसा दिखाना है कितना पैसा आपके पास ज़्यादा आ रहा है, या ठीक है, या जितना अगर डिस्काउंट पे किया तो कितना कम आ रहा है, आपको वहाँ पे लिखना है। तो इशू की एंट्री कॉमन है। दूसरी एंट्री में देखो क्या, ये तो हमेशा डिबेंचर एप्लीकेशन हमेशा डेबिट ही होता है, चाहे कुछ भी कर डालो, क्योंकि कैंसिल करना है उसको, टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे जो लिखा ना टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपका प्रॉफिट है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला, या मिल गया होगा आपने जब इशू किया होगा, तो सिंपल एकदम, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये दूसरे एंट्री में क्या था, दूसरे एंट्री में क्या था बताता हूँ, ठीक है। ये दूसरे एंट्री में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, आपने डिस्काउंट पे इशू किया था, तो ये जो अपना इशू है, इसकी एंट्री तो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। सिर्फ बदलाव यहाँ पे आया था, जब आपने डिस्काउंट पे दिया था, आपको क्या होता, लॉस होने की वजह से हमने क्या किया, हमने ये जो चीज़ है ना, ये डेबिट कर दिया डिस्काउंट को, क्योंकि लॉस हो रहा था, बाकी सब एंट्री कॉमन था, ठीक है। वैसा यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, जब प्रॉफिट होगा बेटा, जब प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है, जब आपको प्रॉफिट होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। बाकी एंट्री तो कॉमन है, बाकी एंट्री कॉमन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बाकी एंट्री देखो, ये इशू की एंट्री सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। फिर जब दूसरी एंट्री पास करूँगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% ऑफ डिबेंचर जो भी है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये प्रॉफिट पे आपने इसको दिया सामने वाले को, प्रीमियम पे दिया, आपको प्रॉफिट हो गया है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, करते रहोगे, अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। फोर्थ एंट्री, व्हेन इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब आपने सामने वाले से वही पैसा मांगा, मतलब आपने 100 का डिबेंचर 100 में दे दिया उसको, भाई लिखी जा, लेकिन जब रिडेम्पशन की बारी आएगी आप उसको ज़्यादा पैसा दोगे, मतलब प्रीमियम, मतलब यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है बेटा। रिडीम मतलब आप देने वाले हो सामने वाले को, तो किस पे देने वाले हो, प्रीमियम पे, मतलब आपको लॉस हो रहा है, इन शॉर्ट आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, क्योंकि आप उसको ज़्यादा पैसा देने वाले हो, मतलब वो बंदे को आप देने वाले हो 110 रुपया सिर्फ आप, क्योंकि वो टर्म्स कंडीशन में पहले से मेंशन होता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, वो टर्म्स कंडीशन बनाते हैं, उसमें मेंशन होता है। देखो आप अपनी मजबूरी में पैसे मांग रहे हो सामने वाले से, तो जाहिर सी बात है वो बंदा आपकी मजबूरी का फ़ायदा पूरा का पूरा उठाएगा, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो व्हेन इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये यहाँ पे वर्ड है। देखो पहली एंट्री तो कॉमन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जितना पैसा आता लिख देने का फटाक से, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री यहाँ पे देखना है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये देखो ये जो है प्रीमियम आप रिडीम करने वाले, ये आपके लिए लॉस है, तो लॉस है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% ऑफ डिबेंचर। देखो ये एंट्री और कौन सी एंट्री दिखाता हूँ, ये डिस्काउंट वाली सेम है। सेम कैसे बताता हूँ, सेम ऐसे बेटा कि यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट हुआ था, ये भी आपके लिए लॉस था, है ना। और यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी आपके लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। तो इसलिए लॉस को डेबिट किया मैंने, खाली अलग अलग चीज़ है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आपने जब इशू किया था आपको लॉस हो गया, आपको खाली इतना लिखना, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल है,
ठीक है, दोनों एंट्री कॉमन है, खाली कॉमन उसमें लिखा था डिस्काउंट, इसमें लिखा था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बाकी सब सेम है। पांचवी एंट्री देख लो, व्हेन इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये बहुत चीज़, आपको दोनों ओर से लॉस हो रहा है। एक तो आपने इशू करने के टाइम पे आपको डिस्काउंट देना पड़ा, मतलब 100 की चीज़ आपने 90 में दे दिया उसको, चलो वो तो लॉस हुआ आपको। जब रिडीम करने वाले थे आपने प्रीमियम में रिडीम कर दिया, मतलब आपने तभी भी ज़्यादा पैसा दे दिया, तो आपको दोनों तरफ से लॉस है। ठीक है, पहली बात तो जब इशू करते हो जितना पैसा आने वाला है उसकी एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये कॉमन एंट्री, सब में कॉमन एंट्री देखो, ये पहली एंट्री यही रहेगी। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये एक्चुअली ये पूरा जो लॉस है ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आपको दोनों लॉस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक तो डिस्काउंट वाला लॉस भी लिखना पड़ेगा और एक आपको ये भी लॉस लिखना पड़ेगा। कौन सा? जो आपको दूसरा लॉस हो रहा है, आपको दोनों लॉस को यहाँ पे लिखना है ऐड करके। फिर 2% ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम रिडेम्पशन, ये जो प्रीमियम है ना जो आप पे करने वाले हो, ये आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एडजस्ट करना है, आपको अमाउंट को एडजस्ट करना है। इसकी वजह बताऊंगा, जब इसका हम लोग सम करेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, आप टेंशन मत लो। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या कर रहे हैं, क्यों सर ने प्रीमियम रिडेम्पशन क्रेडिट कर दिया, क्यों सर ने लॉस ऑन ये डेबिट कर दिया। जब सम करेंगे ना, एक्चुअल में अमाउंट का प्रॉब्लम है, अमाउंट को एडजस्ट करना है, इसलिए उस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट करना पड़ा। वो जब सम करेंगे जनरल एंट्रीज आपको ज़्यादा क्लियर होगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, मैंने कुछ जनरल एंट्रीज कवर अप किया हुआ, देखते हैं एक बार, देखते हैं यहाँ पे। ये एक मेथड है, ये भी, इसका भी सम आपको है एक्चुअल में, एक ही सम दिया आपके पूरे सिलेबस में, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एक्चुअली ये सिनेरियो कब होता है, जब आप डिस्काउंट में इशू करते हो ना डिबेंचर को, तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है बेटा। वो इतना बड़ा लॉस होता है ना, उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी अपने अपने मजबूरी में वो डिबेंचर सामने वाले को दे दिया है। तो वो लॉस को बेटा ना प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में आप एक साथ नहीं डाल सकते। अगर आप प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में डालोगे ना, ये जो डिस्काउंट हो रहा है करके, तो आपका प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, इसको आपने उसको आप इसमें डाल देते हो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्या लिखे पता है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके डाल देते हो पूरा। इससे क्या होता है कि ये जो डिस्काउंट वाला चीज़ है ना, ये क्या दिखता है, एसेट बन जाता है अपने आप, और फिर उसमें से धीरे धीरे अमाउंट निकालते हो। मान लो कि ये आपने डिस्काउंट दे दिया 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए मान लो अगर आपने पूरा, ये तो आपको लॉस हुआ है ना पूरा, ये डिस्काउंट आप दे रहे हो, आपको लॉस ही हो रहा है। आप प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में अगर डाल देते हो तो आपका अपने आप प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पूरा का पूरा 10 लाख आप क्या करते हो, असेट साइड में डाल देते हो। जब असेट्स में डालते हो तो लोगों को क्या लगता है, ये तो इसका असेट है, ये थोड़ी लॉस है इसके लिए, लेकिन एक सिर्फ कंपनी को पता होता है, इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता। क्योंकि अगर आपका इतना बड़ा लॉस पता चल जाएगा वो लोग को कि भाई ये असेट में छुपा के रखा है, तो कोई भी आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये कंपनी का सीक्रेट्स होता है, कंपनी छुपा के रखती है इस लॉस को। फिर कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे उस डिस्काउंट के अमाउंट में से पैसे निकालती है, ड्रॉ करती है, उसको राइट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, राइट ऑफ मतलब धीरे धीरे कम कर रहा है। अब 10 लाख एक साथ तो कम नहीं कर सकती है, तो कंपनी क्या करती है, हर साल 1-1 लाख रुपये निकालती है, मतलब 1 लाख रुपये डालेगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ऐसा करके टू राइट ऑफ लिख देगी। कहाँ से राइट हो रहा नहीं पता, या फिर लिख देगी टू राइट ऑफ डिबेंचर, कहीं से वो लिख देगी। तो इससे वो जो डिबेंचर वाला अमाउंट था 10 साल बाद वो जीरो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि लॉस तो आपको हुआ है। एक साथ 10 लाख नहीं डाल सकते, पर 1-1 लाख करके 10 साल तक डाल ही सकते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रांसफर करके। ठीक है, तो इससे आपका वो बैलेंस शीट में जो दिख रहा था वो भी जीरो हो जाएगा, आप धीरे धीरे खत्म कर दोगे उसको भी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये तरीका है राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करने का। इसका सम्स है आपके बुक में, करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही सम आने वाले, देख लो। आपको लिखा रहेगा इशूड 1000, ये जो 1000 है ना, ये नंबर्स है, मतलब आपने 1000 डिबेंचर इशू किया है सामने वाले को। ये 7% लिखा हुआ है, 7% इंटरेस्ट रेट है जो आप देने वाले हो, फिक्स रेट सामने वाले को। ठीक है, ऑफ ₹100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार, मतलब आप इशू कर रहे हो पार पे, रिडीम भी पार पे कर रहे हो। तो देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे सब लोग स्कॉलर बैठे हुए हैं, आप पीछे से आप देख सकते हो वीडियो को, एक बार अपना फ्लैशबैक में जाएंगे ना, तो पहली एंट्री कॉपी करो ना, यहाँ पे जो लिखा है ये पहली एंट्री फॉलो करो। मैं तो कुछ बोलने वाला, कॉपी करके करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यही एंट्री वहाँ पे है, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, यही एंट्री वहाँ पे भी है, देख लो। ये सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब डिक्टो सम है। तो इशू की एंट्री तो कॉमन है, जब आप इशू करोगे पैसे आपके पास आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने पैसे आएंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। डिबेंचर कितने हैं, 1000 डिबेंचर है, हर एक का प्राइस कितना है 100, तो 1000 इंटू 100 करोगे आपको कितना आएगा, 1 लाख रुपया। ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1 लाख हो गया। फिर रिडीमेबल एट पार, तो वही जो पीछे से फ्लैशबैक जाओ, देख लो क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर। यहाँ तो मैंने आपको क्या लिखा था, डैश करके लिखा था, देखो मैंने इसलिए बोला था डैश छोड़ा है मैंने, तो डैश परसेंट मतलब इसके हिसाब से 7% हो गया। पहले एंट्री ऐसे एग्जाम में भी आपके सम आने वाले, एकदम सिंपल है, देख लो एक बार आप।
सेकंड देख लो, इशूड 1007% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार। आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो सामने वाले को, मतलब आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप इशू किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पे, रिडीम पार पे करोगे, मतलब आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है आपको। पहला तो जितना पैसा आता है ना रख लेने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब आपके पास कितना पैसा आएगा आपको देखना है, ठीक है। अब 100 का था लेकिन आप उससे 5% ज़्यादा ले रहे हो, मतलब आप कितना लेने वाले हो उससे? 105 रुपये लेने वाले हो। देखो मैंने वही किया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू मैंने 105 किया, क्योंकि अब बंदा आपको 105 रुपये देने वाला है, तो आपके पास कितना आएगा? 1,05,000 रुपया। फिर उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,05,000 आपके पास आया था, 7% डिबेंचर, डिबेंचर की एक्चुअल कीमत कितनी थी? 1,00,000। आपको जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको बोलते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000। एकदम सिंपल है, फटाफट क्लिक हो जाएगा। अगर थोड़ी भी कोशिश करोगे ना, नहीं समझ में आया ना बेटा, पीछे जाने का फ्लैशबैक में और ये एंट्री देख लेने का। आप देखो यहाँ पे कौन सा एंट्री है, ये थर्ड वाला है, देख लो, दिस इज़ द थर्ड वन देखो मैंने वहाँ पे मार्क किया हुआ है थर्ड। ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ एंट्री मैंने पास की हुई है वहाँ पे, एकदम सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, यही एंट्री मैंने पास की है बेटा, यही मैंने एंट्री यहाँ पे पास की सेकंड में, देख लो। थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तुरंत आ जाएगा। थर्ड में क्या दिया है? इश्यूड 1007% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, आपने डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पे, मतलब आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने डिस्काउंट पे दे दिया बंदे को, सामने वाले बंदे को। तो जितना पैसा आता है उतना पहले रख लेने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1000 इंटू 95, क्योंकि 100 रुपया मिलने वाला था लेकिन आपने 5% डिस्काउंट दे दिया, तो आपको 95 रुपीज़ मिलेगा, देख लो एक बार। तो 1000 इंटू 95 की आपके पास 95,000 आएगा। फिर वापस इस एंट्री को एडजस्ट भी तो करना है ना, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 95,000, आपको 5,000 का लॉस हो रहा है। देखो आपने लिखा ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू 7% डिबेंचर हो गया, सिंपल। ये एंट्री मैंने कहाँ से लिखा? यहाँ से लिखा, देख लो। फ्लैशबैक में जाओ, ये वाला सेकंड वाला एंट्री है पूरा, देख लो, ये पूरा सेकंड वाला एंट्री है। नहीं आ रहा ना बेटा फ्लैशबैक में जाने का? वैसे तो कॉमन चीज़ है, मैंने पहले बोल दिया, जिसका 11th और 12th में जनरल एंट्री स्ट्रांग हुआ उसके लिए पूरा हलवा एकदम कर सकता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। थर्ड हो गया, फोर्थ वाला देखते हैं। इशूड 1007% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ पार, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। इसमें आपको रिडीम करने के टाइम में दिक्कत आएगा। ये भी एंट्री है, ये भी पीछे फ्लैशबैक में जाओगे ना, एंट्री है। इसमें आपको पैसा तो सामने वाला उतना ही दे रहा है, लेकिन जब आप उसको रिडीम करोगे ना, आप उसको एक्स्ट्रा 5% देने वाले हो, तो वो आपके लिए लॉस है। पहला जितना पैसा मिलता है ले लेने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो आपके पास 1,00,000 ही आने वाला है, क्योंकि पार पे आपने किया था, तो 1000 इंटू 100 वो हो गया। अब रिडम्पशन के टाइम पे आपको लॉस होने वाला है, देखो वही यहाँ पे होगा, देख लो एक बार। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,00,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,000, क्योंकि आपको लॉस हो रहा था। 7% डिबेंचर 1,00,000 टू प्रीमियम और रिडेम्पशन आ गया, देख लो। आपको वैसे एंट्री कॉमन है। ये जो 5,000 है ना बेटा, 5,000 को एडजस्ट करने के लिए एंट्री पास करनी पड़ी नीचे, मैंने आपको बताया था एडजस्ट करने के लिए पास करनी पड़ती है। लॉस तो आपको 5,000 का हो ही रहा है, आपको पता है। तो आप 7% डिबेंचर लिखोगे, 2 प्रीमियम और रिडेम्पशन लिखोगे 5,000, ठीक है। ठीक है, इतना ही है। आपको चाहिए तो आप बाकी भी सम कर सकते हो। आप एंट्री को फॉलो करो, आपको अपने आप सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। एकदम सिंपल था ये। कोई भी डाउट रहेगा बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो, लेकिन जितना हो सके वीडियो पे फोकस करो, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थियरी पे भी ध्यान देना बेटा, क्योंकि एग्जाम में थियरी भी पूछी जाती है, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, ताकि उनको भी ये वीडियो समझ में आए और उनका भी नॉलेज जो है वो गेन हो, उनको फ़ायदा हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय एवरीवन बेटा। जो मेरा पार्ट 2 वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको जल्दी ही भेजने वाला हूँ। उसके अंदर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में पूरा बताया गया, एकदम सिंपल और सिस्टमैटिक मैनर से। मैंने क्या बोला बेटा कि आपका जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कर लोगे, नहीं भी रहेगा ना, जो वीडियो देखेगा ना बेटा वो आराम से कर लेगा। जो वीडियो देखेगा उसको अपने आप रट्टाफाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।